क्षितिज अनिवार्य हिंदी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक के आज तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। सेनापति जिनका जन्म विक्रमी संवत 1616 को हुआ। जीवन परिचय। सेनापति जी का जन्म विक्रमी संवत 1616 को हुआ। सेनापति का जन्म दीक्ष गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रमी संवत 1616 को हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद झांकी सब कवि कान दे सुनई कविता है। ये रीतिकाल के एक महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति का जन्म साधारण परिवार में हुआ। सेनापति का इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को ज्ञात नहीं है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। साधारण शब्दों में उनके हाथ में आते ही सैन्य की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे पारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रसाद और रोजगुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गंभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। सेनापति प्रकृति के सुकुमार कवि या प्रकृतिवादी कवि कहे जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी इनकी ऋतु वर्णन के अंतर्गत ऐसी ही कविता के दर्शन हमें होते हैं। पहला पद है, बरन बरन तरु फूले उपवन बन सोए चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जी में बोलत को पिंदी जी में बोलत बिरद बिर कोकिल है। गूंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास पोहपन की सुबास सोई सोने के सुगंध मांझ सन्नु रहित है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। सेनापति कवि ने इस पद्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। संपूर्ण पद या पद्यांश में मानवीय करण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कभी बसंत ऋतु का वर्णन करते करते हुए कहते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन। बरन बरन रंग रंग के या वर्ण वर्ण के जो वृक्ष हैं वो फूले हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं, चाहे वो वन हो और चाहे उपवन हो। सोए चतुरंग संग दल लहियतु है। जिस प्रकार से राजा अपनी चतुरंगनी सेना के साथ चलता है, वैसे ही जो बसंत ऋतु रूपी राजा है वो अपनी फूलों की सेना के रूप में, रंग बिरंगे फूलों की सेना के रूप में आता है। बंदी जी में बोलत बिरद बिर कोकिल है। जिस तरह से राजा की वंदना करने के लिए, उसके बारे में, उसके गुणों के बखान करने के लिए बिरध लोग उसके साथ साथ चलते हैं, वैसे ही बसंत का गुणगान करने के लिए कोयल आदि पक्षी तैयार रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं। गूंजत मधुप गान गुन गहियतु। और जिस तरह से गुणी लोग राजा के गुणों का गान करते रहते हैं, वैसे ही मधुप भौरा इस बसंत ऋतु रूपी राजा के गुणों का गान करता है। आवे आस पास पोह फन की सुभाष सोई। राजा लोग जब जहाँ रहते हैं या जिस रास्ते से यात्रा करते हैं, उस रास्ते को इत्र, गुलाब जल आदि के द्वारा सुगंधित कर दिया जाता है। तो इस बसंत रूपी राजा के आगमन पर या इसके निवास स्थान पर जो पुष्प हैं, उनकी सुगंधित खुशबू के छिड़काव किया जाता है, खुशबू का। सोने के सुगंध मांझ सन रहतु है। सोने के सुगंध, मानो इस यहाँ पे
इस पंक्ति के दो अर्थ लिए जाते हैं कि सोने के सुगंध माँ जैसे ने रहित हुए, मानो सोने पे सुहागा। उक्ति को यहाँ चरितार्थ करते हुए बसंत ऋतु रूपी राजा के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात उनकी जो शोभा है वो अत्यधिक बढ़ी हुई। साथ ही जो दूसरा अर्थ है कि सोने के सुगंध माँ जैसे न रहते, कि जो सरसों का पौधा होता है उसमें जो फलियाँ होती है जब वो पक जाती है इस बसंत ऋतु में, तब उनकी जो तैलाक्त गंध होती है, वो सुगंध होती है, वो वातावरण में चारों ओर फैल जाती है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज। इस बसंत ऋतु रूपी राजा के शोभा देखिए, सेनापति सुख साजार। आज यहाँ कवि सेनापति वर्णन करते हैं कि सुख साज आज की इस राजा की सेवा में या इसके साथ संपूर्ण सुख सामग्री या संपूर्ण लवाजमा इसके साथ है। आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि देखो बसंत ऋतु रूपी राजा आ रहा है, बसंत ऋतु रूपी राजा आ रहा है। अर्थात संपूर्ण इस पद्यांश में बसंत ऋतु रूपी राजा का मानवीकरण के साथ राशि वर्णन हुआ है। अब हम जो अगला पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, इसी संपूर्ण पद्यांश में कई शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ श्लिष्ट हैं, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो श्लिष्ट शब्दार्थ होने के कारण संपूर्ण पद्यांश में यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इस एक पद्यांश में ही दो ऋतुओं का समान रूप से वर्णन हुआ है। कहते हैं, देखे चित्ती अंबर जल है चोर, देखे चित्ती अंबर जल है चारी ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हार्यो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दारुनी तरे नदी सुखे पावे, सब श्री घन चाह चाही भेको चित धर्यो है, देखो चतुराई सेनापति की कविताई की झूम, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। अर्थात ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों विरोधी ऋतु होती है, लेकिन एक ही पद्यांश में समान रूप से उनका वर्णन यहाँ सेनापति जी के द्वारा किया गया है। देखे इच्छित अंबर जली है चारों ओर से। पहले हम ग्रीष्म ऋतु के प्रसंग में इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। देखे चित्ती अंबर जल है चारों ओर छोर। देखो धरती और अंबर के बीच में चारों ओर छोर जलई, गर्मी के मारे जल रहे हैं, धूप के मारे जल रहे हैं। तीन तरबर सब ही को रूप हर्यो है, तीन घास तरबर वृक्ष सभी को रूप हर्यो है, अर्थात सभी का इस ग्रीष्म ऋतु ने रूप का हरण कर लिया है। हर्यो है हरण कर लिया, अर्थात उनका जो हरा रंग होता है उसको यहाँ इस ग्रीष्म ऋतु ने छीन लिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, महाजर लगने लगे हैं और ज्योति भादव की होती चले। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई हो और झर लगने लग गए हैं, वाष्प जमीन से वाष्प निकलने लग गई है। जलद पवन तन सेक मन पर हो, जलद पवन अर्थात जो पवन है वो अत्यधिक गर्मी दे रही है, जल रही है। तन सेक मन पर हो, और सभी प्राणियों के जो शरीर पर ऐसा पड़ता है कि उनका शरीर पर सेक पड़ गया, अर्थात अत्यधिक गर्मी के कारण उनके शरीर झुलस गए हैं। दारुनी तरनी तरे नदी सुखे पावे सम, और तरनी का यहाँ अर्थ है सूर्य, कि सूर्य बड़ा भयंकर हो गया है। तरह नदी सुखे पावे सब, और इस गर्मी को शांत करने के लिए, इस गर्मी के ताप से बचने के लिए सभी लोग नदी इत्यादि जलाशय में तैर करके इस गर्मी को शांत कर रहे हैं। श्री घन चाहे बेकुचित धर्यो, और श्री ठंडी घन बादल की छाया चाहने के लिए चित्त चारों ओर इधर उधर देखता रहता है कि कहीं
बादल की छाया मिल जाए और हमें इस भीषण गर्मी से थोड़ी सी शांति मिल जाए। सभी प्राणी ऐसा चाहते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। सेनापति वर्णन करते हैं कि देखो मेरी या सेनापति की कविता लिखने की चतुराई देखिए कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है कि ग्रीष्म गर्मी और बरसात ऋतु दोनों एक दूसरे के विरोधी और विपरीत होते हैं, लेकिन फिर भी अपने शब्दों के चमत्कार के कारण वे दोनों का एक ही पद्यांश के अंदर वर्णन करते हैं। तो इस तरह से हमने पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया सेनापति कविता के माध्यम से, इसकी व्याख्या की। अब इसी पद्यांश को ध्यान में रखते हुए इसी की जो व्याख्या है हम वर्षा ऋतु के संदर्भ में भी कर सकते हैं। कवि सेनापति की कविता की ये बहुत ही बड़ी चतुराई हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ज़रा ध्यान से सुनिए। शब्द वे के वही हैं, पद्यांश वो का वही हैं, लेकिन अब इसके अर्थ श्लिष्ट होने के कारण कैसे बदल जाते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। देखे चित्ती अंबर जल है चारी ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हारो। देखे चित्ती अंबर जल है चारी ओर छोर, कि देखो क्षिति धरती अंबर आकाश चारों ओर जल ही जल भरा हुआ है। जिधर देखो उधर जल ही जल, इस ओर उस ओर, हर किनारे पर हर ओर पानी पानी या जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। तीन घास तरबर वृक्ष सभी का जो रूप है वो हरा हरा दिखाई दे रहा है। महाजर लगे जो ते भादव की होती चले। और अब जो महाजर जो सावन में झर लग जाते हैं, पानी की फुहारें, पानी की झड़ियाँ लग जाती है बरसात की, वो शुरू हो जाती है और वो भादव की होती चले। और वो भादव के महीने तक, सावन भाद्रपद आदि तक वो चलती रहती है, वो बरसात की झड़ियाँ चलती रहती है। जलद पवन तन से कमान पर है। और बादल में पानी होने के कारण जो हवा है वो बहुत ही ठंडी होकर के चलती है, जिससे जो संपूर्ण शरीर पर सेक पड़ जाता है, अर्थात वह ठंडा हो जाता है। दारुणी तरन तर नदी सुख पावसम। और जो सभी लोग हैं वो इस भयंकर जल प्रलय में, नदियों में जब पानी भर जाता है तो तरनी तरह नाव में बैठ करके जो जल क्रीड़ा है उसका आनंद लेते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। श्री घन चाहे चाहे भेकुचित धैर्य है। और बादलों की ठंडे ठंडे हवा का आनंद लेने के लिए, बादलों को देखने के लिए सभी लोग उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, कि आप सेनापति की कविता लिखने की चतुराई देखिए कि जिस तरह से उन्होंने इस पद्यांश में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया उसी तरह वर्षा ऋतु का वर्णन किया। धन्यवाद।